कहानी का शीर्षक है तुम्हारे माँ बाप बोझ हैं। कान खोल कर सुन लो तुम्हें इस घर में रहना है तो काम में माँ का हाथ बटाना ही होगा। माँ की उम्र अब इतना काम करने की नहीं है। यह सही नहीं है कि तुम महारानी बनकर बैठी रहो और माँ रसोई में अकेली काम करती रहे। यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। प्रशांत की गुस्से से कांपती आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। इस बात पर प्रशांत और मेघना में झगड़ा बढ़ गया। प्रशांत अपने दोस्त के घर से पीकर आया था और मेघना की अपनी सास के साथ छोटी सी झड़प हो गई। तो मेघना ने कुछ देर पहले ही यह तय किया था कि वह अपने ससुराल में अब किसी से नहीं दबेगी। इन दोनों कारणों से उनके बीच झगड़ा बढ़ता ही चला गया। आज मेघना को ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम था तो इसलिए देर से घर आई थी। मेघना ने प्रशांत से कहा कि फिर भी मैंने मम्मी जी के साथ थोड़ा सा काम कराया था, पर तुम अपनी माँ की हर बात सच मानोगे तो फिर तो हमारी रोज़ रोज़ लड़ाई होगी ही। यह कहते हुए मेघना भी प्रशांत के ऊपर ज़ोर से चिल्लाई। माँ की रोज़ की शिकायत है कि जिस दिन तुम समय से घर आ भी जाती हो तो भी तुम उनके साथ कोई काम नहीं कराती हो। यह बात बिल्कुल झूठ है। तुम मेरी माँ को झूठी कह रही हो। झूठी तुम हो, मेरी माँ नहीं, समझी तुम? नहीं, झूठी तुम्हारी माँ है। माँ के लिए पत्नी के मुंह से झूठी शब्द सुनकर प्रशांत अपने क्रोध को रोक न सका। चटाक! प्रशांत ने एक जोरदार थप्पड़ मेघना के गाल पर जड़ दिया। प्रशांत ने अपनी दूसरी पत्नी मेघना पर पहली बार हाथ उठाया था। उन दोनों की शादी को अभी केवल 2 महीने ही तो हुए थे। तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत कैसे हुई? अब दोबारा हाथ उठा कर देखो, मैं अभी पुलिस बुला लूँगी। उसकी चिल्ला कर दी गई इस धमकी को सुनकर प्रशांत के पिता दिवाकर जी और माँ कमला जी अपने बेटे बहू को शांत कराने के लिए उनके कमरे में आए। गुस्से से कांप रही मेघना ने अपनी सास को जली कटी बातें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जवाब में कमला जी कुछ देर तो चुपचाप खड़ी रही, मगर फिर वह भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए उससे भिड़ गई। मेघना गुस्से में बोली, मुझे नहीं रहना है इस नर्क में। मैं कल सुबह ही अपने मायके जा रही हूँ। तुम्हारे माँ बाप बोझ हैं और इनका बोझ मुझे नहीं ढोना है। धमकी देने के बाद मेघना ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। ये मुझे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। पहली बीवी चरित्रहीन थी सो मुझे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। अब यह दूसरी जो पल्ले पड़ी है बहुत ही बदतमीज है। अपने आप को कोसता हुआ प्रशांत उस रात सोफे पर ही सो गया। अगले दिन रविवार था। आँखों में गुस्सा भरे जब 10 बजे के लगभग उठकर मेघना अपने कमरे से बाहर आई तो उसने प्रशांत को ड्राइंग रूम में मुंह लटकाए बैठे पाया। उसके पूछे बिना ही प्रशांत ने उसे दुखी लहजे में बताया, मम्मी पापा सुबह की गाड़ी से मामा जी के पास सहारनपुर चले गए हैं। क्यों? चाय बनाने रसोई घर में जा रही मेघना ने ठिठक कर पूछा। उन दोनों के जाने का कारण समझना क्या इतना मुश्किल है? ओह प्लीज़, तुम मुझे ज़बरदस्ती कसूरवार मत ठहराओ। तुम्हारी माँ ने भी मुझे एक की 4 सुनाई थी। माँ और पापा दोनों बीमार रहते हैं। घर से दूर जाकर उनकी कैसी भी दुर्गति हो, तुम्हारी बला से तुम अब मज़े से रहो। मुझे दोष मत दो। आज तो मैं खुद ही घर छोड़कर जाने वाली थी तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? तुम रोक सकते थे। मैंने बहुत कोशिश की थी मम्मी को रोकने की, मगर पापा नहीं माने। कब तक लौटेंगे? कुछ बताया? नहीं, कुछ बताकर नहीं गए हैं, प्रशांत ने टूटे स्वर में कहा और अपना चेहरा
हथेलियों से छुपा लिया। तो मेघना भी कुछ उदास सी हो गई। दोनों ही दिन भर सुस्त रहे, पर शाम को उनका बाजार घुमाने का कार्यक्रम बन गया। पहले उन्होंने कुछ खरीदारी करी और फिर खाना भी बाहर ही खाया। उस रात मेघना को जी भर के प्यार करते हुए प्रशांत को एक बार भी अपने माता पिता की याद नहीं आई। मेघना भी खुश थी। अगले 3-4 दिन उन दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ। 5वें दिन मेघना फिर ऑफिस से देर से लौटी तो प्रशांत उससे उलझ पड़ा। दोनों के बीच काफ़ी कहासुनी हुई, मगर फिर भी जल्द ही सुलह भी हो गई। तब दोनों के मन में यह विचार एक साथ उभरा कि यदि माँ घर में मौजूद होती तो यकीनन दोनों का झगड़ा लंबा खिंचता। प्रशांत लगभग रोज ही अपने माता पिता से फोन पर बात कर लेता था। मेघना ने उनसे पूरा हफ्ता बीत जाने के बाद बात करी थी। उसने उन दोनों का हालचाल तो पूछ लिया, परंतु उनके वापस घर लौट आने की चर्चा बिल्कुल भी नहीं छेड़ी। प्रशांत जब भी अपने माता पिता से घर लौटने की बात कहता तो उसके पिता उसको यही जवाब देते कि देखो, शायद अगले हफ्ते तो वापस आ ही जाएंगे। अभी ऐसी कौन सी जल्दी पड़ी है तुम्हें, आराम से रहो तुम। जब उन दोनों को सहारनपुर गए लगभग महीना बीत गया तो मेघना और प्रशांत के मन की बेचैनी बढ़ने लगी। पड़ोसी और रिश्तेदार जब भी मिलते तो यही पूछते, दिवाकर जी और कमला जी कब आएंगे। उनके अब तक लौटकर न आने के विषय में ढेर सारे सवाल पूछते। तब उन्हें कोई झूठा कारण बताना पड़ता और यह बात उन्हें अजीब से अपराध बोध का शिकार बना देती। लोगों के परेशान करने वाले सवालों से बचने के लिए तब दोनों ने शुक्रवार को दिल्ली से सहारनपुर जाकर उन्हें वापस लाने का फैसला कर लिया। जाने से पहले प्रशांत ने मेघना से कहा, देखो मेघना, वहाँ पहुँचकर मम्मी से बहस में मत उलझना। मम्मी को मनाने के लिए यदि तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़े तो मांग लेना, और वो आने को ना नुकुर करें तो हम दोनों बोल देंगे। आपको साथ रखना हमारी जिम्मेदारी है, मामा जी या किसी और की नहीं। प्रशांत गाड़ी चलाते हुए भी पूरे रास्ते मेघना को ऐसी ही बातें समझाता रहा। मेघना चिढ़कर बोली, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है, तुम गाड़ी ड्राइव करो। मामा मामी के यहाँ 2 दिन बिताने के लिए शुक्रवार की रात को करीब 9:15 साढ़े 9 बजे उनके घर पहुँच गए। प्रशांत और मेघना से मामा मामी बड़े प्यार से मिले। उनकी नज़रों में अपने लिए नाराज़गी के भाव ने देखकर मेघना मन ही मन हैरान हुई। तभी मामा जी बोले, दीदी और जीजा जी खाना खाने के बाद पार्क में घूमने चले गए हैं। अपने मामा की यह बात सुनकर प्रशांत को हैरानी हुई। पापा मम्मी घूमने गए हैं? उन्हें यह आदत कब से पड़ गई? प्रशांत ने हैरान होते हुए पूछा। प्रशांत बेटा, वह दोनों अब नियम से सुबह भी घूमने जाते हैं। तुम दोनों उनकी फिटनेस में आए बदलाव को देखोगे तो चकित रह जाओगे। प्रशांत ने आश्चर्य मिश्रित भाव से कहा, परंतु मम्मी की कमर का दर्द उन्हें घूमने की इजाज़त देता है क्या मामा जी? प्रशांत बेटा, दीदी का दर्द अब पहले से काफ़ी कम है। जीजा जी दीदी का हौसला बढ़ाकर उन्हें सुस्त नहीं पड़ने देते हैं। क्या मम्मी का किसी नए डॉक्टर से इलाज चल रहा है?
मामा जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बेटा, डॉक्टर दिवाकर के इलाज में है दीदी। अपने इस मजाक के बाद मामा जी ने प्रशांत और मेघना की ओर देखते हुए जोरदार ठहाका लगाया तो प्रशांत और मेघना जबरदस्त उलझन में पड़ गए। जब वे सब चाय पी रहे थे कि तभी दिवाकर जी और कमला जी ने घर में प्रवेश किया। उन पर नज़र पड़ते ही प्रशांत उछलकर खड़ा हो गया और प्रसन्न लहजे में बोला, वाह पापा, मम्मी, इन स्पोर्ट्स शूज में तो आप दोनों बड़े जच रहे हो। तुम्हारे मामा जी ने दिलाए हैं बेटा, अच्छे हैं ना? दिवाकर जी ने छोटे बच्चे की भांति खुश होते हुए कहा और फिर उन्होंने प्रशांत को गले से लगा लिया। अपनी माँ कमला जी के पैर छूते हुए प्रशांत ने उनकी तारीफ करी। ये बड़ी खुशी की बात है मम्मी कि कमर का दर्द कम हो जाने से अब तुम्हें चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। चेहरे पर भी चमक है। मामा जी के यहाँ लगता है खूब माल उड़ा रहे हैं। मामी जी खूब ख्याल रख रही हैं। अरे बेटा, मेरी यह शुगर की बीमारी कहाँ मुझे माल खाने देती है। अच्छा छोड़ो यह सब, तुम बताओ तुम दोनों कैसे हो? आने की खबर क्यों नहीं दी? अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देते हुए कमला जी की आंखें नम हो गई। तुम दोनों को भूख लग रही होगी, बोलो क्या खाओगे? बड़े उत्साहित अंदाज में अपनी हथेलियां आपस में रगड़ते हुए दिवाकर जी ने अपने बेटे बहू से पूछा। ज़्यादा भूख नहीं है पापा, इसलिए बाजार से कुछ हल्का फुल्का ले आते हैं। यह कहते हुए प्रशांत अपने पापा के साथ जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। बाजार से क्यों कुछ लाना है? आलू मटर की सब्जी रखी है, मैं फटाफट पराठे तैयार कर देती हूँ। यह कहकर मामी रसोई में जाने को उठ खड़ी हुई। अरे भाभी जी, आज आप अपने इस शिष्य को काम करने की आज्ञा दो। रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए दिवाकर जी ने अपनी सहलज का हाथ पकड़कर वापस सोफे पर बैठा दिया। क्या पापा, पराठे आप बनाएंगे? प्रशांत का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। पिछले दिनों तुम्हारी मामी से कुछ कुकिंग सीखी है मैंने। बस 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा खाना लगाने में। तुम दोनों तब तक फ्रेश हो जाओ। अपने बेटे का गाल प्यार से थपथपाने के बाद दिवाकर जी सीटी बजाते हुए रसोई घर की ओर चल दिए। तुम्हारे पापा ने क्या क्या बनाना सीख लिया है, इस बात की जानकारी उन दोनों को देते हुए कमला जी और मामी जी की आंखें खुशी से चमक रही थी। अच्छा मामा जी, दम आलू, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, भिंडी मसाला, करेले, पापा ये सब बना सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कैसे हुआ यह चमत्कार? प्रशांत सचमुच बहुत हैरान नजर आ रहा था, क्योंकि दिवाकर जी को तो पहले चाय भी ढंग से बनानी नहीं आती थी। अरे प्रशांत बेटा, जीजा जी आजकल बड़े मॉडर्न हो गए हैं। कहते हैं कि आज के समय में हर इंसान को घर और बाहर के सारे काम करने आने चाहिए। किसी पर आश्रित होकर बोझ बन जाना नर्क में जीने जैसा है। अपने इस नए आदर्श वाक्य को वे दिन में कई बार हम सबको सुनाते हैं। इस उम्र में कोई इतना ज़्यादा बदल सकता है? यह सचमुच हैरान करने वाली बात है। मामा जी की इस बात का पूरा अर्थ प्रशांत को अगले 2 दिन में समझ आ गया था। दिवाकर जी ने उन्हें उस रात खस्ता पराठे बनाकर खिलाए।
फिर हीटिंग बॉटल से कमला जी की कमर की सिकाई की। वे पहले बहुत कम बोलते थे, पर अब उनकी हंसी से कमरा बार बार गूंज उठता था। अगले दिन सबको सुबह की चाय उन्होंने ही पिलाई। इससे पहले वह और कमला जी लगभग 1 घंटा पास के पार्क में घूम आए थे। नाश्ते में मामी जी ने कटलेट बनाए, पर सबको गरम गरम कटलेट परोसने का काम दिवाकर जी ने बड़े उत्साह से किया। कमला जी ने पूरे घर में झाड़ू लगाया और डस्टिंग का काम दिवाकर जी ने किया। फिर नहा धोकर वे लाइब्रेरी में अखबार पढ़ने चले गए। प्रशांत और मेघना अपने पापा की चुस्ती फुर्ती देखकर बार बार हैरान हो उठते। ऐसा प्रतीत होता जैसे उनमें जीने का उत्साह कूट कूट कर भर गया हो। शाम को वे सब बाजार घूमने गए। चाट खाने की शौकीन मेघना को दिवाकर जी ने एक मशहूर दुकान से चाट खिलाई। बाद में आइसक्रीम भी खाई। वापस आने पर किसी को ज़्यादा भूख नहीं थी, इसलिए पुलाव बनाने का कार्यक्रम बना। कमला जी और मामी जी यह काम करना चाहती थी, लेकिन दिवाकर जी ने किसी की एक न चलने दी और रसोई में अकेले घुस गए। उन्होंने बहुत स्वादिष्ट पुलाव बनाया। सबके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वे फूले नहीं समाये। काफ़ी थके होने के बावजूद उन्होंने सोने से पहले कमला जी की कमर की सिकाई करने के बाद मूव लगाने में कोई आलस नहीं किया। रविवार की सुबह मामी जी ने दाल बाटी चूरमा बनाया तो दिवाकर जी उनकी बगल में खड़े होकर बाटी बनाने की विधि बड़े ध्यान से देखते रहे। सबने इतना ज़्यादा खाया कि लंच करने की ज़रूरत ही न रही। कुछ देर आराम करने के बाद प्रशांत ने दिल्ली लौटने की तैयारी शुरू कर दी। पापा मम्मी, आप दोनों भी अपना सामान पैक करना शुरू कर दो। यहाँ से 2 बजे तक निकलना ठीक रहेगा। लेट हो गए तो शाम के ट्रैफिक में फंस जाएंगे। प्रशांत की यह बात सुनकर दिवाकर जी एकदम गंभीर हो गए तो कमला जी बेचैन अंदाज में उनकी शक्ल ताकने लगी। प्रशांत बेटा, तेरे पापा को अभी कुछ और दिन यहीं रहने दे। मामा जी ने कहा। मामा जी भी सहज नज़र नहीं आ रहे थे। मगर मामा जी, मम्मी पापा 1 महीना तो रह लिए आपके पास। इन दोनों का अगला चक्कर मैं जल्दी लगवा दूंगा। प्रशांत ने मुस्कुराते हुए मामा जी को जवाब दिया। दिवाकर जी ने एक बार फिर से अपना गला साफ करने के बाद प्रशांत से कहा, हम अभी नहीं चल रहे हैं। प्रशांत बेटा, क्यों पापा? क्या आप दोनों अभी भी हम दोनों से नाराज़ हो? प्रशांत एकदम से चिढ़ उठा। मेरी बात समझ बेटे, हमारे कारण तेरे घर में कलेश हो, यह हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। दिवाकर जी असहज नज़र आने लगे। मगर पापा, इस तरह के झगड़े घर में चलते रहते हैं। इन छोटे छोटे झगड़ों के कारण आप दोनों का घर छोड़ देना समझदारी की बात नहीं है। तेरी माँ की बहू से नहीं बनती है। किसी दिन लड़ झगड़ कर मेघना घर छोड़े। इससे बेहतर है कि हम दोनों तुम दोनों को अकेले रहने दें। पापा, हमें अकेले नहीं बल्कि आप दोनों के साथ रहना है। अब आप पिछली बातें भुलाकर सामान बांधना शुरू कर दो। मेघना, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही हो? प्रशांत ने अपने माता पिता पर दबाव बनाने के लिए अपनी पत्नी मेघना से सहायता मांगी। प्लीज़ पापा जी, आप दोनों हमारे साथ चलिए। मेघना ने धीमी आवाज़ में अपने ससुर से प्रार्थना की। दिवाकर जी कुछ पलों की खामोशी के बाद बोले, तुम दोनों जोर डालोगे
तो हम वापस चल पड़ेंगे, परंतु उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या यह कहना सुनना घर पहुंचकर नहीं हो सकता है? अभी हमने तुम्हारे साथ वापस चलने का फैसला नहीं किया है प्रशांत। वापस तो मैं आप दोनों को ले ही जाऊंगा। आप यह बताओ कि हमसे क्या कहना चाहते हो आप? तब दिवाकर जी ने भावुक स्वर में बोलना शुरू किया। बहू, तुम भी मेरी बात ध्यान से सुनो। उस रात प्रशांत से लड़ते हुए गुस्से में तुमने हमें बोझ बताया था। तुम्हारी उस शिकायत को दूर करने के लिए मैंने खाना बनाना, घर साफ रखना और मशीन से कपड़े धोना सीख लिया है। तुम्हारी सास से ज़्यादा काम नहीं होता है, पर मैं तुम्हारा हाथ पटाने लायक हो गया हूँ। तुम्हारी सास का भी गुस्सा तेज है। मैंने यहाँ आकर इसे बहुत समझाया है। इसने मुझसे वादा किया है कि यह तुम्हारे साथ अपना व्यवहार बदल लेगी। उस रात प्रशांत से झगड़ते हुए जब तुमने घर छोड़कर मायके चले जाने की धमकी दी, तो मैं अंदर तक कांप उठा था। उसी रात मैंने यह फैसला कर लिया था कि घर में सुख शांति बनाए रखने को अगर कोई घर छोड़ेगा तो वह तुम्हारी सास और मैं, तुम नहीं। बहू, प्रशांत को अपनी पहली पत्नी से तलाक आसानी से नहीं मिला था। जिन दिनों केस चल रहा था, हम शर्मिंदगी के मारे लोगों से नज़र नहीं मिला पाते थे। उनके सवालों के जवाब देने से बचने के लिए हमने घर से निकलना लगभग छोड़ ही दिया था। वकीलों और पुलिस वालों ने हमें बहुत सताया था। वैसा खराब वक्त मेरी ज़िंदगी में फिर से आ सकता है, ऐसी कल्पना भी मेरी रूह कँपा देती है। तभी मैं कह रहा हूँ कि तुम दोनों हमें साथ ले जाने की जिद ना करो। अगर तुम दोनों के बीच कभी अलगाव हुआ और मुझे वैसी शर्मिंदगी का बोझ एक बार फिर से ढोना पड़ा, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। पापा जी प्लीज़, आप अपने आंसू पोंछ लो। मैं वादा करती हूँ कि घर छोड़कर जाने की बात मेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगी। अपने ससुर के मन की पीड़ा को दूर करने के लिए मेघना ने भरे गले से तुरंत उन्हें विश्वास दिलाया। और पापा, मैंने आज से शराब छोड़ दी। प्रशांत के इस फैसले को सुनकर दिवाकर जी ने भाव विभोर होकर उसे गले लगा लिया। कमला, तुम पैकिंग शुरू करो और मैं इस खुशी के मौके पर सबका मुंह हलवे से मीठा कराता हूँ। बहुत खुश नज़र आ रहे दिवाकर जी ने अपने बेटे बहू के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और फिर रसोई की तरफ चले गए हलवा बनाने के लिए। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ज़िंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।